नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा ही दोस्तों आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही एक स्ट्रैटेजिक टॉक करना, ताकि आपको एक सही रणनीति मिल सके, सही स्ट्रैटेजी मिल सके, ताकि आपकी जो भी चयन है यानी कि आपकी जो सफलता है वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु सोनकर जी। हिमांशु सोनकर जी ने अभी जो सीजीपीएससी 2020 का जो परिणाम आया है उसमें ईएसआई का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो हिमांशु जी, आपको सब प्रथम इस सफलता की शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत आपका डायलॉग मंच के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमांशु जी, कैसा लग रहा है सफलता के बाद? सर सफलता के बाद तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और बेसिकली जो है मुझे मेरे से ज्यादा अच्छा जो है मेरे घर वालों को लग रहा है। इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। बहुत बढ़िया। फैमिली अगर खुश है तो और क्या चाहिए। कहा जाता है परिवार में अगर हाँ फैमिली सर। हमारी प्रसन्न हो जाती है तो हमें और क्या चाहिए। हम सब कुछ जीवन ही माँ बाप के लिए, पिताजी माताजी के लिए, उन्हीं के लिए जीवन को लगाते हैं, और वो खुश हैं तो सब खुश हैं, सब आनंदित हैं। हाँ सर। हिमांशु जी, हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं? आप सिविल सेवा में क्यों आए? ये कौन सा अटेम्प्ट था? जो भी मीडियम क्या था, सिविल सेवा भी, इसके अदर भी आपकी जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड आदि, वो सब बताइएगा। जी। जैसा कि मेरा नाम हिमांशु सोनकर है, सर ने बता ही दिया है। और मेरा जो छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट जी। अटेम्प्ट में मैंने 95 रैंक सिक्योर किया है। तो बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ के बालोद डिस्ट्रिक्ट के गुंडरदेही नाम के तहसील से बिलोंग करता हूँ। तो जी। वहीं से मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वहीं से हुई है। उसके बाद जैसे जैसे स्कूल में हमको पता चलते गया, इलेवेंथ के बाद, तो इलेवेंथ के बाद हमने कुछ सुना, आईआईटी एनआईटी जैसे कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में सुना। तो उसके जी। बाद से लगा कि हमको भी वहाँ ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए। तो जी। ट्वेल्थ के बाद मैंने जेई जेई मेंस क्रैक किया। उसके बाद मैंने एनआईटी रायपुर में एडमिशन लिया 2015 में। उसके बाद जी। एनआईटी रायपुर से सिविल इंजीनियरिंग में 2019 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद का जो वे रहता है जी। उसमें, मतलब हम लोग ऐसा करते हैं कि टेक्निकल फील्ड से है तो टेक्निकल में ही रहे, ऐसा हमारा माइंडसेट पहले बन चुका था। तो उसी समय हमको पता चला कि टेक्निकल है तो सक्सेस रेट जो टेक्निकल वालों का सिविल सर्विस में ज्यादा है। तो उसके बाद से जो हमारा जो वे कन्वर्ट होता है वो यहाँ कन्वर्ट हुआ। 2019 को मैंने टेक्निकल प्रिपरेशन में गुजार दिया था। तो जी। 2020 के शुरुआती दौर से, 20 के जी। शुरुआती दौर से मैंने सिविल सर्विस नॉन टेक और जीएस के सब्जेक्ट जो पढ़ने चालू किए। उसके बाद जी। से जो उसके बाद ही लॉकडाउन लॉकडाउन का दौर आ गया। तो लॉकडाउन में लगभग सब कुछ रुक चुका था। जी। तो रुक चुका था तो उसका मैंने फायदा उठाया। और फायदा जी। उठाते हुए जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं उनको, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया। और सब्जेक्ट जितने भी बचे हुए थे उनको कंप्लीट किया, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा स्टडी किया। और जी। फाइनली प्रीलिम्स का एग्जाम आया, स्टेट सर्विसेज प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स का जी। एग्जाम मेरा क्लियर भी रहा। तो उसके बाद से जो मोटिवेशन मिला एग्जाम क्लियर होने के बाद, उसी जी। मोटिवेशन से मैंने जो है अपनी मेंस की तैयारी चालू की। और मेंस की तैयारी में बेसिकली एक ही चीज होता है, टाइम बहुत कम था हमारे पास। तो टाइम कम रहने के कारण उसमें एक ही माइंडसेट, एक डायलॉग मैं यहाँ याद याद किया था उस टाइम। मतलब जो एक महापुरुष जो बेसिकली सब सुन ही लिए रहते हैं उसमें। इसमें जी। बेसिकली होता है डू इट और लिव इट। दो ही वे होता है, या तो आप उसको करिए या तो उसको पूरी तरह छोड़ दीजिए। अगर बहुत बढ़िया। प्रीलिम्स अगर क्लियर हो गया था मेरा, तो मैंने जी। ये सोचा कि अब करना ही है, मेंस तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो उसकी जी। तैयारी में जुट गए। उसके बाद मेंस में भी सफलता हासिल हुई। फाइनली इंटरव्यू में भी सफलता हासिल हुई और 95 रैंक जो है मुझे प्राप्त हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने पूरा एकदम से, जो कोटेशन आपने बोला, डू इट अदरवाइज लीव इट, उसी पर आपने काम किया, यानी कि यस सर। पूरा फोकस रहे काम किया। पूरा फोकस जो बेसिकली टाइम टाइम बाउंडेशन था। मेरे मेरे केस में बेसिकली यहाँ जो है, ऐसा बहुत लोग थे कि जो मोटिवेट किया, ऐसा किए कि टाइम कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी डाउट रहे तो हमसे डिस्कस कर लीजिए। ऐसा 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 हो तो जितने भी डाउट मेरे होते थे क्लियर हो जाते थे डिस्कशन के थ्रू। और जो भी मुझे आगे जो वे था, आगे जो करना है, वो जी। बहुत मार्गदर्शन की तरह लोग दिखाते जाते थे। तो उससे मैंने बस उस पे जो है चला और मैंने सफलता हासिल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि जैसे जैसे लोगों, आपके जो मित्र थे, जो भी आपको सहयोगी मिले, उन सब ने आपको पूरा सपोर्ट किया और वो आपको गाइड करते थे, आप पूरा उसके अकॉर्डिंग
आगे बढ़ते रहे। यस सर, मेन सपोर्ट जो मेरी फैमिली का था, फैमिली, उसके बाद फ्रेंड सर्कल, और फ्रेंड सर्कल के बाद कुछ कुछ टीचर्स का भी सपोर्ट था। तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सहायता मिली, तो उसके थ्रू मैंने सफलता हासिल कर ली। बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी फैमिली को भी, आपके मित्रों को, आपके टीचर को नमन करता हूँ डायलॉग मंच का। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि आपके साथ जो भी आपके साथ प्रतिभा है, उस प्रतिभा को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी हिमांशु जी की तरह ही वो भी सिलेक्शन पा सकते हैं, और वो भी आपका अपना सभी के लिए नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी। धन्यवाद सर। हिमांशु जी, जैसे हम लोग बात करते हैं, इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान हर एस्पिरेंट्स के लिए कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई चुनौती रहती है। आपको अपने अकॉर्डिंग कि हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये था, सबसे बड़ी चुनौती ये थी, तो आपको क्या चुनौती सबसे सर बड़ी लगी कि हाँ, ये हैंडल मेरे लिए टफ था? स्टार्टिंग में सर चुनौती, सबसे बड़ा चुनौती तो ये था कि जैसे मैं पहले बताया कि मैं टेक्निकल टेक्निकल से जुड़ा हुआ था, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसके बाद डायरेक्ट टेक्निकल से नॉन टेक में स्विच करना बहुत कठिन होता है। जी उधर बेसिकली कॉन्सेप्ट वगैरह, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहते थे, कुछ डेटा वगैरह हमको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जी जैसे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में जैसे आते हैं हम, डेटास वगैरह और कुछ कुछ जो फैक्ट है उनको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। सबसे बड़ा चुनौती मेरे लिए यही था कि उसको याद रख पाना और लंबे समय तक उसको याद रखना। जी तो इस पे मैंने काम किया अपना। याद नहीं हो रहा था तो उसको याद करने के कुछ कुछ तरीके, कैसे उसको याद किया जाए, कैसे मेमोराइज किया जाए, जितना जितना से ज्यादा डाटा डेटा अगर हो सके तो उसको बहुत मेमोराइज बढ़िया। करने में कैसे कैसे किया जाए, ये मैंने सीखा 1 साल में। उसके बाद जो है फाइनली चुनौती जो है, चुनौती की तरह लेके मैंने उसको चुनौती नहीं रहने दिया। चुनौती की तरह लेकर उसको चुनौती नहीं रहने दिया, क्या शानदार सेंटेंस नहीं आपका रहने। है। बहुत बढ़िया। आप मतलब कविता वगैरह भी मुझे लगता है काफी शौक रखते हैं, बड़ा अच्छा आपने एकदम कितने अच्छे से बात को बोला। मैं फैक्ट्स पे ही बात करूंगा क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है हिमांशु जी। ये मानकर चलिए कि आपके हर दूसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होता है कि फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। तो आप व्यूअर्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे भाई? अगर आप इस चीज पर फोकस करेंगे तो फैक्ट्स आपके लिए कभी चुनौती नहीं रहेगा। आप कोई सजेशन देना फैक्ट्स चाहेंगे? बेसिकली फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि एक बार पढ़ने से जनरली याद नहीं होंगे वो। जी तो उसको जो है बार बार कुछ, जैसे बेंचमार्क और बुक मार्क की तरह हम अगर यूज करते हैं, जैसे हिस्ट्री का कोई इवेंट है, उसको हम जी जैसे माइंड में रख रहे हैं कि उसको एक बेंचमार्क बना दिए, यहाँ पास ये जी हुआ था, उससे क्या है कि वो फैक्ट दोबारा अगर आता है तो जी। बेंचमार्क के थ्रू हमको वो याद आ जाता है। तो ऐसा थोड़ा ओके। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर हो तभी किया जा सकता है। तो कहाँ पास बेंचमार्क की तरह यूज करना है, कहाँ पास उसको बुक मार्क की तरह यूज करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से अगर कर पाते हैं तो आप एक एक फैक्ट आपको याद रहेंगे। बहुत बढ़िया, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको फैक्ट्स याद करने में मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल नहीं होंगे। कोई इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स आप कैसे लेके चल रहे हैं? क्योंकि हम तो ये समझते थे कि यूपीएससी में ही आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पीएससी में फैक्ट्स पे ज्यादा काम होता है। तो आप यहाँ पे फैक्ट्स को कैसे और कॉन्सेप्ट को कैसे? सर बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट का डेटा वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है। कॉन्सेप्ट जैसे एक्चुअल में ज्योग्राफी का एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं। जी जी कॉन्सेप्ट जैसे मानसून हम उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो जी मानसून का स्टडी जो है, इंडिया में मानसून कहाँ कहाँ रेनफॉल होता है, कितना रेनफॉल होता है, कैसे रेनफॉल होता है, ये कॉन्सेप्ट के लैंग्वेज में देखा जाए तो इंडियन ओशियन के थ्रू जो विंड्स आती है, ट्रेड विंड, वो कन्वर्ट होके उसमें जो इंडिया में मानसून बन के आती है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू बिल्कुल है। अब इंडिया बिल्कुल। में किस पार्ट में कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट है, कहाँ कम रेनफॉल हो रहा है, ये सारे जो पार्ट आते हैं फैक्ट के आते हैं। तो उसको जी कॉन्सेप्ट से अगर हम रिलेट करके अगर उसको करते हैं तो जी। हमको ज्यादा समय तक और अच्छे से क्लियर रहा तो हमको पूरा ही याद हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका कहना है कि सिंपल सी बात है कि फैक्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो फैक्ट्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं है। यस सर। बहुत बढ़िया। बस एक कॉन्सेप्ट में आपको एक बेंचमार्क लगाना है कि कहाँ पास उसमें फैक्ट हमको मेमोराइज करना है, फिर वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बेंचमार्क से आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इसको बता सकते हैं, बेंचमार्क से आप कैसे? बेंचमार्क
बेसिकली ये एक टेक्निकल टर्म ही है जो सिविल इंजीनियरिंग में जनरली यूज करते हैं हम। तो बेंचमार्क मतलब कोई भी एक मार्क जहां से हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस जैसे कॉन्सेप्ट में हम एक मार्क लगा दिए कि यहाँ पास कुछ हुआ था, तो हमको वो जी, याद आ जाएगा कि यहाँ पास कुछ हुआ था, तो क्या हुआ था और कितना हुआ था, वो डेटा वहां से हम याद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि उसको हम लोग एक कह लें भाई, एक कहीं ना कहीं लाइन एक खींच लें, क्या यहाँ के बाद से मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा और फिर मुझको उसको डाटा को याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बेसिकली मैं यही करता था। कोई भी अगर कोई इवेंट हुआ है तो वहां पास एक बेंचमार्क की तरह मैं वहाँ मेमोराइज कर लेता था। फिर वहाँ जो फैक्ट है उसको वहां से रिमेम्बर कर लेता था मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने फैक्ट्स पे अच्छा खासा काम किया कॉन्सेप्ट के साथ में, ये यस आपने सर। बहुत अच्छी बात बोली। तो प्री के लिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स। फैक्ट को अगर जी जी जी। कॉन्सेप्ट और फैक्ट को अगर साथ साथ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा याद करने में। बहुत बढ़िया। तो प्री के लिए जैसे बोला जाता है कि प्री में पूरा फैक्ट्स बेस्ड ज्यादा चीजें होती हैं, और मेंस में आपका क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। तो प्री के लिए तो फैक्ट्स बड़े काम किए होंगे आपके। यस सर। प्री के लिए जो बेसिकली फैक्ट्स जो है बढ़ जाते हैं, करंट अफेयर के जो इवेंट्स होते हैं उसमें जो एक्चुअल में फैक्ट ही हैं। और जो इकोनॉमिक सर्वे और जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जी, वो सारे भी फैक्ट ही हैं। तो प्री के लिए इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है, तो थोड़ा लोड बढ़ जाता है इसमें काम करने के लिए। तो अच्छे से उसको अगर काम किया जाए तो वो भी हम उसको मेमोराइज किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने बताया कि आप फैक्ट्स को करेंगे। अच्छा, मेंस के लिए भी आप फैक्ट्स का यूज करते हैं? आपको ये मानते हैं कि मेंस के लिए भी फैक्ट्स होने चाहिए? मेंस के लिए फैक्ट्स की आवश्यकता यस है? सर। जी जरूर जरूर सर। मेंस का जो आंसर राइटिंग का जो पैटर्न होगा, जी। आंसर राइटिंग में एक पॉइंट आएगा जहां आपको लगेगा कि यहाँ मुझे एक एग्जांपल देना है और एग्जांपल के साथ मुझे फैक्ट यूज करना है। तो बहुत उस बढ़िया। तौर पे मेंस में आंसर राइटिंग में यूज करके आप मेंस आंसर में आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत के बढ़िया। तौर पे अगर फैक्ट को आप देते हैं, ग्रोथ रेट जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ रेट 6.4% समथिंग है मान लीजिए। तो हाँ हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको डेटा के साथ लिख रहे हैं और डेटा आपका सही है, तो आपको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स वहां मिलेगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बड़ा अच्छा मेंस के लिए आपने बताया। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अगर हम लोग इसको इंटरव्यू में बात करें, आपको क्या लगता है इंटरव्यू में फैक्ट्स जरूरी होते हैं? क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कि इंटरव्यू में अगर फैक्ट्स याद नहीं है तो चल जाता है, आप सॉरी बोल देते हैं। लेकिन जो आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या आपके पर्सनैलिटी को जज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे फैक्ट्स का भूल के काम नहीं चलेगा। तो आप कैसे मानते हैं इसको, आप कैसे देखते हैं? इंटरव्यू में सर बेसिकली फैक्ट अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंटरव्यू में जनरली आपका नॉलेज तो मेंस एग्जाम में टेस्ट कर चुके होते हैं इंटरव्यू एग्जामिनेशन में। तो जी उसके जी बाद का जो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको जी। इंटरव्यू के थ्रू टेस्ट किया जाता है। तो वहां आप अगर फैक्ट या फिर कोई कॉन्सेप्ट वहां उस कंडीशन में आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और नहीं पड़ रहा है तो आप पोलाइटली एकदम सॉरी सर, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है बोल के उसको आप हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर फैक्ट आपको याद नहीं आ रहा है तो। और बेसिक फैक्ट जैसे कुछ 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 एकदम बेसिक फैक्ट्स है, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम है और छत्तीसगढ़ स्टेट कब फॉर्मेशन हुआ आप ये नहीं बता पा रहे हैं, तब थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो बेसिक फैक्ट्स जो है वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए इंटरव्यू के टाइम भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि बेसिक जो फैक्ट्स हैं उन पर आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए, तभी आप इसको यस इंटरव्यू में सर। आपका काम अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। यस सर। दिक्कत इंटरव्यू में नहीं होता सर। बेसिकली आप मेंस मेंस का एग्जाम आप क्लियर कर चुके हैं तो आपके नॉलेज का टेस्ट हो चुका है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी और आपका जो जो कॉन्फिडेंस लेवल है और आपका जो स्पीकिंग जो लैंग्वेज है उसको चेक किया जाता है। जी 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 जी। ओके ओके ओके। यानी कि हम वहां पे बात करेंगे तो उस तरह से, यानी कि आपका उस पर फोकस मत कीजिए, आपका पर्सनैलिटी के बारे में बात करी जाए, आप सिचुएशनल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, उन सब का बेसिकली क्वेश्चन पेपर आपका होता है, मतलब आपका इंटरव्यू होता है। बहुत यस बढ़िया। सर। इंटरव्यू में यही चेक करते हैं आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस हैंडलिंग के दौरान कितना था। बहुत बढ़िया। हम एक बात और करें, आपने बड़ा अच्छा बताया हिमांशु जी, प्री मेंस और इंटरव्यू,
तीनों स्टेज में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल वाला, आप इसको बोल दीजिए भाई मेरे लिए हर्डल जो लगता है, या आपको लगता है हाँ ये थोड़ा सा कठिन है, तो आपके लिए प्री मेंस इंटरव्यू, आपने प्री तो बता ही दिया कि प्री मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था, मैंने वो किया। तो अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपके लिए क्या आपको लगा कि भाई ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट मेरे लिए काफी, क्योंकि 7 पेपर, 7 पेपर आपको तैयार करने थे, तो मेंस का आपका अनुभव अगर कैसा रहा? कठिनाई कठिनाई के उसको अगर देखा जाए कठिनाई के बारे में, तो मैं तो जी। बोलना चाहूंगा कि प्री का एग्जाम जो है बाकी ये सारे स्टेज से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ओके। प्री का एग्जाम जो है अनसर्टेनिटी रहती है उसमें। ओके। बेसिकली जो बेसिकली अनसर्टेनिटी मतलब उसमें जो क्या पूछा जा सकता है, किस वे में पूछा जा सकता है और कितना पूछा जा सकता है, हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, उसको कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। प्री का जो एग्जाम है, मेंस के एग्जाम थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल होता है वो, तो उसमें उतना डिफिकल्टीज नहीं आती। ओके। ओके। तो मेंस में अगर हम बात करें, 7 पेपर के बारे में बात करें, तो आपके फिर भी कौन सा टफ रहा मेंस वगैरह देखें तो? मेंस के एग्जाम में अगर देखा जाए तो टफनेस के उसमें देखा जाए तो बेसिकली पेपर 3 थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके कारण उसको टफ माना जा सकता है। पेपर 6 ओके। जो फिलोसफी और सोशियोलॉजी का पेपर है, उसमें भी हाँ हाँ। थोड़ा टाइम टेकिंग है अगर आंसर राइटिंग अच्छे से करते हैं तो पेपर 3 और पेपर 6 जो है बेसिकली टाइम लिमिट के कारण वो थोड़े टफ हो जाते हैं। ओके। बाकी पेपर सारे थ्री। पेपर तो टाइम लिमिट के अंडर डुएबल है। ओके, पेपर 3 बताया आपने, दूसरा कौन सा बताया आपने? पेपर 3 सर, पेपर 3 हिस्ट्री हिस्ट्री और हिस्ट्री वाला पार्ट, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट। पेपर 6 जो है फिलोसफी, सोशियोलॉजी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट। ओके, तो ये टफ हो लगता है, हो गया ये वाकई मुश्किल वाला रहा। टफ आंसर आंसर लिखने के लिए टफ नहीं है, टाइम बाउंडेशन के कारण ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है 3 घंटे में पेपर लिखना। तो उसका जो है मेरे प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा टाइम लिमिट इसमें ज्यादा चले जा रहा था, तो उसको अच्छा, मैंने समझ। टेस्ट सीरीज में उसको इम्प्रूव कर करके टाइम लिमिट के अंदर लाने की कोशिश की, और फाइनली टाइम लिमिट के अंदर उसको मैंने कर ही लिया। बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, अगर हम बात करते हैं कि अभी चलो मेंस का आपने बताया आपको पेपर 3 भी टफ लगा, हम तीनों का हम बात करें, प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे, मेंस के लिए आप क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे, और इंटरव्यू के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? तीनों स्टेजेस के लिए आपका सजेशन क्या होगा सभी एस्पिरेंट्स के लिए? बेसिकली स्ट्रेटेजी तो सारे स्टेज के लिए एक ही रहता है। जी। आप स्ट्रेटेजी के तौर पे सबसे पहले सिलेबस होता है, सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। बहुत सिलेबस बढ़िया। एक बार अगर कंप्लीट हो जाए, कुछ पार्ट उसका अगर छूटा है, तो पहले उसको जी। एक एक कॉन्सेप्ट है और जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कीजिए। उसके जी। जी। बाद उसका जो है सेकंड स्टेज होता है उसको रिवाइज करना। तो जी। सेकंड स्टेप में उसको रिवाइज करना है कि कितना कॉन्सेप्ट हम भूल चुके हैं या फिर कितना हमारा क्लियर नहीं था, उसको रिवाइज करके सारे सारे जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करने हैं। फिर थर्ड बहुत स्टेज बढ़िया। जो रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस का। जी। प्रैक्टिस प्रीलिम्स का एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है, मेंस का जी। एग्जाम है तो राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करना है। और जी। बेसिकली मेंस का एग्जाम में थोड़ा एक और स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल ओके। वहाँ लगभग बहुत लोग मेंस के पेपर लिखने वाले हैं, तो जी। आप भी आंसर जो है आपका बाकी लोगों से अलग होना चाहिए। अलग और बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सुंदर सुंदर, अगर दूसरे में बोला जाए तो सुंदर और थोड़ा टेक्निकल आंसर होना चाहिए। जी। उससे जो है आपका आंसर जो है इम्प्रूव हो जाता है और आप बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा, तो वहाँ आपका सिलेक्शन होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि इसको हम और लोग। इंटरव्यू के लिए जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो जो जो भी आपका नॉलेज है पहले से, उसी को बस मजबूत कीजिए। और आपके जो बेसिक आपके रिगार्डिंग जो बेसिक बेसिक जो नॉलेज है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका आपने कहाँ कहाँ से स्टडी किया है उनके बारे में, और आपका जैसे कुछ हॉबी वगैरह है, तो उस पर थोड़ा वर्क कीजिए, और उसके बाद जो है इंटरव्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि हम थोड़ा सा अगर अच्छे से स्मार्ट तरीके से तैयारी करें तो आपको इश्यू होने वाला यस नहीं सर। है। बहुत बढ़िया। तो मेंस मेंस के एग्जाम में स्मार्ट तरीका अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे लोग आंसर लगभग सेम ही लिखने वाले होते हैं, तो आपका आंसर बाकी लोगों से अलग होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है, अगर आंसर आपका अलग है और अच्छा है तो आपको डेफिनेटली जो है ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया, यानी कि डिफरेंट। अब यहाँ पर बात बनती है हिमांशु, डिफरेंट कैसे करें? आपने डिफरेंट बोला, तो डिफरेंट हम थोड़ा सा डिफरेंट कैसे कर यस सकते सर। हैं?
बेसिकली क्या होता है कि आंसर अगर बड़े क्वेश्चन हैं तो बड़े क्वेश्चन में हम टेक्निकल टर्म्स जैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ओके टेक्निकल टर्म मींस सिविलाइजेशन, या फिर टेक्निकल अगर साइंस का पेपर है तो उसमें जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको जी एग्जांपल के तौर पर लिया जा सकता है। और साथ साथ जो जी आपका एग्जांपल वाला पार्ट है, जी एग्जांपल देते हुए डेटा के साथ, और उसका जो फिजिकल जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब फिजिकल वे में उसको कैसे आप देखते हैं, उसको जी लास्ट में ऐसा कंक्लूड किया जा सकता है। उससे जो है आंसर जो है अच्छा इंप्रूव हो जाता है। ओके 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 अगर बड़े क्वेश्चन है उसको हर कंक्लूजन में जो है फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि आपका जो चेकर जो है अगर आंसर आपका देखता है तो आपका कितना समझ है उस सब्जेक्ट के बारे में ये देख पाता है, तो डेफिनेटली आपको दूसरों से आधा या एक नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि और से डिफरेंट करने के तरीका अगर अपनाएं और थोड़ा सा टेक्निकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो उससे क्या होता है एग्जाम यस में सर। प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई ये जनरल बच्चा नहीं है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहा है। कई बार सभी लोगों के लिए ये भी बात कही जाती है कि भाई आप जितना डायग्राम, आप मैप और उसके अलावा जितना भी आपका फ्लो चार्ट वगैरह जितना बना सकते हैं वो भी आप बनाया कीजिए, उसका भी आपको इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, फ्लो चार्ट मैप्स बनाने का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर आंसर का डिमांड है अगर आंसर का डिमांड है कि मैप बनाइए तो मैप मैप उसमें बनाना ही पड़ेगा। और आंसर का डिमांड है कुछ डेटा वगैरह आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना है तो उसको भी रिप्रेजेंट कीजिए। पाई चार्ट वगैरह आप यूज कर सकते हैं अगर डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। परसेंटेज का अगर डेटा है तो आप कुछ ग्राफ वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और कुछ और डेटा है तो उसके रिगार्डिंग जो मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उनका हम यूज कर सकते हैं। उससे क्या है कि आंसर थोड़ा अच्छा लगने लगता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, आपने बड़े अच्छे से बताया प्री मेन सभी के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में आपने बड़ा अच्छे से बताया। मैं आपसे बस अंतिम में ये पूछूंगा क्योंकि हम आपसे एक निवेदन भी करेंगे। निवेदन ये है कि डायलॉग मंच ने एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाया है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी एक टॉपिक पर आपसे खास किसी टॉपिक पर चर्चा की जाए ताकि एस्पिरेंट्स को ये समझने का मौका मिले ये कोई टॉपिक तैयार कैसे किया जाता है, उसको तैयार करने में क्या क्या चीज मेमोरी में डालनी पड़ती है, कौन सी मेमोरी से निकालनी पड़ती है। तो एक तो सेशन के लिए मैं आपसे सहमति चाहता हूँ कि वो सेशन के लिए आप समय जरूर दीजिएगा। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हिमांशु जी, मैं आपसे अंतिम, क्योंकि इस इंटरव्यू को हम लोग समय आपका लिया मैंने, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी बात जो शेयर करना चाहें सभी एस्पिरेंट्स को, और जो भी आपको देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई बात रखना चाहें, चाहे कोई भी तरह की बात रखना चाहें, उनको कुछ सजेशन देना चाहें फ्रेशर के लिए या जो पहले से कई बार से तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए आपका कोई सजेशन आप दे सकते हैं। उसके लिए सर मैं एक लाइन यूज करना चाहूंगा जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान इस लाइन को बहुत मोटिवेशन के लिए यूज किया था। एक जी टीवी सीरीज का ही लाइन है, लोग अगर सुनेंगे तो जानते ही होंगे उस सीरीज के बारे में। तो लाइन जी ऐसा था, टफ जितना टफ से टफ हो उसको लड़िए। आपको हार नहीं मानना है। अगर टफ बैटल में हार भी गए तो आपको जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसा ऐसा एक लाइन था। अगर आप टफ बैटल में हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रैंक अगर नहीं आ पा रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आपका जो कॉन्फिडेंस है ये इस सोच का ही रहेगा कि आप लड़े तो है कम से कम। ये बहुत ही मैसेज दूंगा शानदार। मैं सबको। और साथ साथ जो है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी स्टेज में डिमोटिवेशन जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर डिमोटिवेट अगर आप हो जा रहे हैं तो फिर आपका आपका ही लॉस है। तो उसमें जो है डिमोटिवेशन को दूर रखिए और जितना हो सके मोटिवेशन लीजिए और साथ साथ प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। बहुत बढ़िया, मुझे एक लाइन याद आ गई, आपने इतनी अच्छी बात बोली। एक लाइन थी कि भाई माना कि तूफान में हम टिक ना पाए, माना कि तूफान में हम टिक ना पाए, लेकिन हम उनसे तो बेहतर थे जो तूफान के डर के मारे सफर के लिए ना निकले थे, जो तूफान के डर के बिल्कुल सर। मारे सफर के लिए ही ना निकले थे, तो उनसे तो बेहतर रहे। बिल्कुल। और सही बात है कि भाई आप, यही बात का दूसरा वर्जन जो मैंने कहा था, सेम बात है। आपने थोड़े बिल्कुल कविता के अंदाज में कह दिया। बहुत बिल्कुल। बढ़िया सर। तो आपने जो बात कही उसी का ये मैंने निकला कि मुझे एकदम वो लाइन याद आई, तो मैंने उसको उसमें जोड़ा। और बहुत अच्छी बात है, सही बात है भाई, एक एग्जाम आप एक अच्छे स्तर की तैयारी कर रहे हैं, आप ये तो सोचिए कि आप कम से कम कुछ और नहीं तो ज्ञान वर्धन हो रहा है, आप एक एनालिटिकल अप्रोच को हाँ डेवलप कर रहे हैं,
आपकी समझ डेवलप हो रही है, यही सोचकर आप तैयारी कीजिए और सफलता तो मिल ही जानी है। जब आप उसको एंजॉय करेंगे स्टडी को तो सफलता मिल ही जानी है, क्योंकि मुझे आपके फेस से अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ही एंजॉय करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। आपने कभी तनाव लेकर ज्यादा पढ़ाई नहीं की, एकदम फ्रेश मूड में आपने बिल्कुल तनाव फ्री होकर तैयारी की। यस सर। तो प्रिपरेशन के टाइम जो रहता है, टेंशन वगैरह बहुत लोग लेते हैं, तो टेंशन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही जो मोटिवेशन का लाइन रहता था मेरा, डू इट और लिव इट। करना है तो अच्छे से करिए या फिर पूरा उसको छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हिमांशु जी आगे क्या, सीजीपीएससी में ईएसआई तो मिल गया, अब आगे? आगे सर अच्छे अच्छे रैंक अच्छे पोस्ट के लिए एक और ट्राई करेंगे। बहुत बढ़िया। तो मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से, सभी व्यूअर्स की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं कि इस बार आप, जब आपका मैं इंटरव्यू लूं तो मैं एक डीसी का इंटरव्यू लूं, एक डिप्टी कलेक्टर का इंटरव्यू लूं। तो मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके जो भविष्य की भी और आपके इस पढ़ाई के इस दौर को भी चलता रहे। और जल्दी मिलते हैं एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद।